दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो इनको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो एक बार फिर से यूएस बाजार को रिव्यू कर लेते हैं, प्राइस एक्शंस देखते हैं, उसके बाद में कुछ डेटा है उसके ऊपर डिस्कशन होगा और डेटा देखने के बाद में हम बात करेंगे स्टॉक्स को लेकर। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूएस मार्केट, जो कि मिक्स है, कोई चेंजेस नहीं है, पिछले वीडियो के अंदर भी मिक्स था, अभी भी मिक्स है। एनवीडिया का स्टॉक अभी 2% नीचे है। नंबर्स आएंगे इसके, नंबर्स अच्छे गए तो कल नेटवेब चलेगा, नंबर्स खराब गए तो कल नेटवेब गिरेगा। एनवीडिया की वैल्यूएशन देखें तो 32 का पी है, जबकि नेटवेब की वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी हाई पी है। सो इसके नंबर्स अच्छे आने चाहिए उसकी वैल्यूएशन को टिका के रखने के लिए, क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स अच्छे आए हैं, इसका मतलब ये मानेंगे इन्वेस्टर की नेटवेब के पास में भी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो देखते हैं। बाकी ब्रेंट अभी 2% नीचे है, अब ये नीचे तो नहीं है, वैसे 92 है, वैसे तो ऊपर ही है। $90 के ऊपर सस्टेन करना काफ़ी प्रॉब्लम देगा कंट्री को, और उसके बेसिस पे निफ्टी आप देखोगे तो अभी थोड़ा सा नीचे है, या फिर मैं कहूँगा इसको न्यूट्रल है। तो मार्केट सुस्त ओपन हो सकता है, कुछ दिनों से अपन सुस्ती देख पा रहे हैं नेगेटिव बेसिस में। अभी थोड़ा निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, क्वेश्चन ये है कि क्या सपोर्ट से रेसिस्टेंस निफ्टी पहुंचेगा, क्या रिवर्सल निफ्टी ने दिया है या नहीं, उसके ऊपर बातचीत की आज के फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि बिना किसी डेटा एनालिसिस के स्टॉक नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो आपका पैसा उन सभी को शिफ्ट हो जाएगा, उन सभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो डेटा के बेसिस पे काम करते हैं। सिंपल सा डेटा है लेकिन काफ़ी डरावना है, क्योंकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है, कंबाइन यहाँ पे है, करोड़ में अमाउंट है, और इसमें आप देखोगे ना अमाउंट कितना है, 1,70,000 करोड़, मोटा मोटी 1.5 लाख करोड़। तो इतना पैसा इंडिविजुअल जो ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में, उनका पैसा निकल गया है, उनको नुकसान हुआ है। अब ये पैसे किन के हाथ में पहुंचे हैं? डीआईएस के पास में 325 करोड़ गए, अदर्स के पास में 42 यानी 4200 करोड़ रुपए गए हैं, ठीक है। ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो एक्सपर्ट बोले या फिर डेटा के हिसाब से कामकाज करते हैं, लॉजिक्स के हिसाब से काम करते हैं, इमोशंस को दूर रखते हैं। अगर उनको समझ में आता है कि यार ये तो कंपनी अब नंबर्स ख़राब देगी, ब्रेकडाउन है, बुक करो लॉस, अब कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है टेक्निकल्स के बेसिस पे, तो ये वो लोग हैं। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है जिसने 7,000 करोड़ कमाए, 8,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के पास में गया है, कॉर्पोरेट्स के पास में 14,000 करोड़ गया है, एफपीआई इसने काफ़ी पैसा कमाया है, 44,000 या 45,000 करोड़। ये पैसा किसका है? ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का है। सबसे आगे है प्रॉप ट्रेडर। मैं आपको बता चुका हूँ, एक कंपनी होती है, ठीक है, जिसमें ट्रेडर्स को हायर किया जाता है, इनके पास में एल्गो होता है, एल्गो सिस्टम होता है, ट्रेडिंग होती है, उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो जो काम होता है ना वो डेटा ड्रिवन होता है। तो इसलिए मैं आपको जितना हो सकता है उतना डेटा प्रोवाइड करता हूँ, जितना हो सकता है उतना सिखाता हूँ कि डेटा देखकर कैसे काम करते हैं, ताकि आप इनमें नहीं आओ कम से कम, क्योंकि यहाँ पे तो लॉसेस पक्के हैं। अब देखो, आपको मैंने एक डेटा दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 के अंदर मिड कैप कंपनीज ने काफ़ी अच्छी कमाई की है, यानी नंबर्स बेसिस पे देखें तो स्मॉल कैप ने अगर 18% ग्रोथ दी है तो मिड कैप ने 23% ग्रोथ दी है, यानी मिड कैप चलेंगे ग्रोथ के बेसिस पे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, स्मॉल कैप से कम वैल्यू दी जाती है मिड कैप को, लेकिन इस बार काम उल्टा हो गया, ज़्यादा ग्रोथ तो मिड कैप ने दी है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मिड कैप का चलना बनता था। अब स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स के अंदर जो भी कंपनीज अगर आप देख पा रहे हो ना जो ग्रो कर रही है, मेजरली सभी कंपनीज या 90% जो कंपनीज है ना वो मिड कैप कंपनीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंड्स की। देखो, एक और मैंने आपको डेटा दिया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप या जो भी इन्वेस्टर, एग्जाम्पल में मेरा लेता हूँ, मेरे पास में अगर कोई फंड है जिसका AUM बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले कभी खरीद लिया, ठीक है, तो मैं उसको बेचूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे अभी पैसा डालना है तो मैं एक ऐसा फंड लूँगा जिसका AUM कम है, ताकि वो जो मैनेजर है वो फ्लेक्सिबल तरीके से ऐसी छोटी कंपनी या मिड कैप में भी, कम मार्केट कैप वाली कंपनी, कम लिक्विड कंपनी में पैसे डाल पाए और इजीली वो एग्जिट निकाल पाए। क्योंकि ज़्यादा AUM होगा तो वो उन कंपनीज में एग्जिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है, अगर वो बेचेगा तो लोअर सर्किट में चल जाएगा स्टॉक। ये लॉजिक मैं आपको काफ़ी बार दे चुका हूँ। सिंपल सा फंडा है, AUM कम है तो कोई गारंटी नहीं है आपको उसमें ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उसमें आपको ज़्यादा कमाई हो सकती है। अब डेटा आपके सामने है, ये लॉजिकल डेटा है, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे पिछले 6 महीनों में किस मिड कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है HSBC मिड कैप फंड। इसका नामो निशान नहीं पता था किसी को, लेकिन अगर किसी ने AUM देखकर बैठ ली होगी, देखो AUM कितना है, 15,000 करोड़,
एक ही फंड दिख रहा है जिसमें 40,000 करोड़ है। ये मोतीलाल ओसवाल गिरा भी इतना था तो ये रिकवर अच्छा कर गया पिछले 6 महीनों में। बाकी कोई भी फंड आपको ज़्यादा AUM वाला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ये काम की चीज़ है, आगे काम आएगी आपके, चाहे स्मॉल कैप में आप करके देख लो, मिड कैप में करके देख लो। अब इसमें एक और चीज़ देखो, मैं आपको देश के 5 सबसे बड़े मिड कैप फंड्स का नाम बता देता हूँ। HDFC, ये लार्ज कैप की तरह ही काम करेगा। कोटक मिड कैप 70,000 करोड़, HDFC का 1 लाख करोड़, निपॉन का 50,000 करोड़। निपॉन का स्मॉल कैप देखो वो तो इससे भी ज़्यादा है। मोतीलाल ये एक्सेप्शन है, इसके बाद में एक्सिस आप देख लो। तो एक भी फंड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसने पिछले 6 महीनों में ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं आपको HSBC का डेटा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक साल में 22% के रिटर्न्स बने हैं, जबकि एक साल में, या फिर जो भी ये देखो मिड कैप का इंडेक्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 7% के हैं। ठीक है, और जबकि बाकियों ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। अब मैं इसमें आपको जैसे यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो ऑल टाइम हाई क्रॉस भी कर चुका है, काफ़ी ऊपर भी जा चुका है। क्यों? क्योंकि AUM कम है। मैं 100% इसको क्रेडिट नहीं दूंगा, लेकिन आज चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फंड मैनेजर के काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने के। तो डेटा आपको यही बताता है जो मैं आपको पहले बता रहा था। डेटा अभी आया है, मैं आपको काफ़ी पहले ये चीज़ बता चुका हूँ। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। देखो पहली जो कंपनी है TM ज्वेलर, इसमें कोई रिएक्शन नहीं था। एक दिन न्यूज़ आई थी कि इसने नई लोकेशंस पे स्टोर्स ओपन किए, स्टॉक चल पड़ा था। आज न्यूज़ आती है कंपनी ने 2 नए स्टोर्स ओपन किए हैं तो स्टॉक नहीं चला। यानी ऐसा लगता है कि जो भी तेजी थी कंप्लीट हो चुकी है, प्राइसिंग हो चुकी है। अब देखते हैं आगे तेजी आएगी नहीं आएगी। ये जो बड़ी गिरावट आप देख पा रहे हैं ये खराब रिजल्ट, QOQ बेसिस पे 40% की डी ग्रोथ, अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आने की उम्मीद की वजह से स्टॉक नीचे था। हमने देखा कि ये सपोर्ट है, ये तेजी जाएगी पूरी। ऐसा ही हुआ, कुछ थोड़ा सा यहीं पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने। डे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन इस लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है, स्टॉक ऊपर जाता है और अभी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। फिर हमने रेसिस्टेंस देखा कि रेसिस्टेंस अगर ये लेता है तो 18% दूर है, तो अभी तो आई थिंक 12-15% रह चुका है। लेकिन अगर मेरे पास में 2 कंपनीज है, एक तो ये है जिसके फंडामेंटल वीक है, फंडामेंटल प्रॉपरली नहीं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, चलो फाइनेंशियल हम बोल देते हैं, वीक है। सेकंड टेक्निकल स्ट्रांग है, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक कंपनी मेरे पास में जिसके फाइनेंशियल्स भी स्ट्रांग है, टेक्निकल भी रिवर्स है, तो मैं वो कंपनी चुनूंगा, ये नहीं चुनूंगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं स्टॉक वैसे तो दिखा रहा है प्राइस एक्शन पॉजिटिव। गेन्स हम देखें तो आज स्टॉक 1% गिरा, जबकि न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी। कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, यानी पॉजिटिव है। EMS बिजनेस एम करेगी कंपनी $1 बिलियन रेवेन्यू का। मार्केट को फर्क नहीं पड़ा लेकिन, और ये डेटा के हिसाब से ही चल रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे गिरा था, देखो उसके ऊपर अभी तक पहुँचा नहीं है ये। काफ़ी लोगों ने इस पर बैट ली थी यहाँ पे, किसी ने तो आधे पोर्टफोलियो को बेचकर ये खरीद लिया था। 2026 के स्टार्टिंग की बात है। अभी देखो कितना टाइम निकल गया, कैपिटल एक तो ब्लॉक हो गई, ऊपर से रिटर्न्स भी नहीं बने। उसके बाद में हमने देखा कि चलो यार यहाँ पे तो एक ब्रेकआउट आ चुका है, फिर अगले रेसिस्टेंस की उम्मीद की जाए। अब ये अगला रेसिस्टेंस अभी यहाँ से 16% दूर है। इसके बाद में शिप रॉकेट, इसको लेकर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक नई कंपनी है, लिस्ट अभी हुई है, और जैसा कि मैं आपको सिखाता हूँ लिस्टिंग पर किस तरह से प्ले किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद में रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा, ज़्यादा कुछ गैप नहीं है। अगर ये टूट गया तो फिर वो एग्जिट कर लेंगे लोग, जो भी इन्वेस्टर है वो एग्जिट मार देंगे। क्या यहाँ पे भी वो प्रॉफिट में हो गए? जी हाँ, आज की डेट में हम इश्यू प्राइस से प्रॉफिट देखें तो 38% का उस टाइम हो सकता है, 30-35% का हो। ठीक है, तो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हो सकता है हम बड़ी गिरावट इसमें देख पाए। गोल्ड एंड सिल्वर देखो अभी अच्छा कर रहे हैं, 1% की तेजी आज बन गई। गोल्ड देखते देखते ऊपर चला गया। यहाँ पे काफ़ी बार डिस्कशन किया था कि लोग उसी समय गोल्ड खरीदते हैं जब गोल्ड नीचे हो, सपोर्ट पे हो, भागते हुए तो हर कोई पकड़ेंगे। अब काफ़ी लोग गोल्ड एंड सिल्वर में एंट्री करेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी किस्मत कैसी है, क्योंकि 18% तो देखो मिल चुका है, इतना बहुत होता है। लेकिन अगर इस प्राइस से ये रेसिस्टेंस आता है, देखो क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस है तो 6% ऊपर है। अगर इस प्राइस से ये रेसिस्टेंस आता है तो यहाँ से भी 11% ऊपर है। बट अब रिस्क बढ़ गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया है। यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा थी सपोर्ट के आसपास। ठीक है, तो टाइम पे प्ले करना होता है। सिल्वर हम देखें तो देखो सिल्वर अभी तो चला नहीं है, बट गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर ज़्यादा रिस्क है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो भी समझदार आदमी होगा 10 रुपये में से 6-7 रुपये वो गोल्ड में रखेगा और 3-4 रुपये वो सिल्वर में रखेगा।
तो सिल्वर अभी जस्ट 14% चला है, लेकिन अगर ये इस रेसिस्टेंस को लेता है तो अभी भी 18% का गैप है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी गोल्ड ने अपना जो सपोर्ट है उसको रेसिस्टेंस के बीच में काफ़ी गैप कवर कर लिया है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।